नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की पेंशन योजना, फिक्स डिपॉजिट, डेली जमा व मंथली जमा योजनाओं में निवेश करें और पाएं बेहतर रिटर्न। और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी आजमगढ़ 18 सितंबर से 22 सितंबर तक राजकीय पॉलिटेक्निक आजमगढ़ में आयोजित हुए आजमगढ़ महोत्सव के अंतर्गत मेगा लकी ड्रा कूपन के विजेताओं का बुधवार को हरिऔध कला केंद्र आजमगढ़ में नाम घोषित किया गया। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल द्वारा छोटे बच्चे से पर्ची बॉक्स में से पर्ची निकलवाकर मेगा लकी ड्रा के प्रथम विजेता आरती यादव सहसपुर आजमगढ़ को स्विफ्ट कार, द्वितीय विजेता द्वारिकाधीश लालगंज को इग्निश कार एवं तृतीय विजेता आलोक वर्मा अम्बेडकर नगर, पूनम गुप्ता जौनपुर अजोरही, कुसुम यादव जिगवनिया मझुम्मा को ई स्कूटी दिया गया। 3 विजेता हैं, उनमें है सबसे पहले कुसुम यादव जी, पति का नाम नरसिंह, जिवनिया मझौवा। तो कुसुम यादव जी यहाँ पर हैं, यहाँ पर नहीं मौजूद है, इसको एक रख लें। अच्छा, दूसरा नाम है पूनम गुप्ता जी। अरे वाह, क्या बात है। पूनम गुप्ता जी है मौजूद, वाइफ ऑफ मिस्टर पंकज गुप्ता, जौनपुर अजोरही। इसी के साथ ही दैनिक लकी ड्रा कूपन के अंतर्गत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय विजेताओं को पर्ची बॉक्स में से पर्ची निकलवाकर एलईडी टीवी, स्मार्टफोन एवं मिक्सर दिया गया। दैनिक लकी ड्रा कूपन के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार एलईडी टीवी, द्वितीय पुरस्कार 4 स्मार्टफोन एवं तृतीय पुरस्कार 20 मिक्सर शामिल है। आजमगढ़ महोत्सव के समापन के उपरांत मेगा लकी ड्रॉ के जो विजेता हैं उनका लकी ड्रॉ निकाला गया, उनका नाम अनाउंस किया गया था। तो मेगा लकी ड्रॉ के जो विजेता रहे हैं, जो फर्स्ट प्राइज़ विनर रहे हैं, वो आरती यादव जी रही हैं, वाइफ ऑफ सुभाष यादव, सहसपुर की हैं ये, और इन्हें स्विफ्ट कार इनाम में मिली है। इसके अलावा जो सेकंड प्राइज़ था वो इग्निस कार थी, वो हमारे द्वारिकाधीश कंस्ट्रक्शन रमेश भाई लालगंज से, इनको सेकंड प्राइज़ मिला है। इसके अतिरिक्त अन्य भी प्राइजेस थे, 3 स्कूटी थर्ड प्राइज़ के रूप में मेगा लकी ड्रॉ में दी गई है। इसके अतिरिक्त दैनिक लकी ड्रॉज भी थे, उनके भी विभिन्न प्राइजेस थे, जिसमें प्रत्येक दिन पहला प्राइज़ सैमसंग का टीवी था, सेकंड प्राइज़ और थर्ड प्राइज़, सेकंड प्राइज़ में गैलेक्सी फ़ोन्स थे, सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन्स थे 4, और 20 मिक्सर ग्राइंडर्स मिक्सीज़ थी थर्ड प्राइज़ के रूप में। तो इस प्रकार से विभिन्न प्राइजेस विभिन्न विजेताओं को लकी ड्रॉ के माध्यम से और आज मेगा लकी ड्रॉ का आयोजन करके दिया। थैंक यू। माताओं ने अपने पुत्र के आरोग्य और दीर्घायु के लिए बुधवार को जीवित पुत्रिका का निराजल व्रत रखा। घरों से लेकर मंदिरों तक जीमूतवाहन की पूजा सुबह से होती रही। व्रती महिलाओं ने कथा का श्रवण किया। संतान की संख्यानुसार सोने या चांदी की जीतियां धारण कर व्रत के अनुष्ठान पूरे किए और दान पुण्य भी किया। गौरतलब है कि यह पर्व माताओं की निस्वार्थ भक्ति और संतान के प्रति उनके असीम प्रेम का प्रतीक है, क्योंकि हर माँ की यही कामना रहती है कि उसके लाल यानी संतान की उम्र लंबी हो, वह अपने कुल का नाम रोशन करे और जीवन में खूब तरक्की करे। इसी कामना के साथ माताएं जितिया का व्रत रखती हैं। इसे जितिया, ज्योतिया और जीवित पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है।
देवी के बादुए कटरिया होगी लाल रंगवाना, लाल रंग दातवा शोभे मुखी लाली होगी लाल। इस साल जितिया का व्रत माताओं ने 25 सितंबर को रखा। 24 सितंबर को जितिया के नहाए खाए के बाद बुधवार को माताओं ने पूरे दिन रात निर्जला व्रत रख पूजा पाठ किया। अब वह अगले दिन 26 सितंबर को व्रत का पारण करेंगी। मान्यता है कि जितिया का व्रत रखते ने संतान दीर्घायु होती है और संतान के जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती है। संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, सुख समृद्धि, उज्जवल भविष्य और निरोगी काया के लिए हिंदू धर्म में जितिया के व्रत को महत्वपूर्ण माना गया है। बुधवार की भोर पुत्रवती महिलाओं ने संकल्प लेकर निराजल व्रत शुरू किया। फल फूल, मिष्ठान आदि का डाल सजाया और घाटों, कुंडों और गोटों, सरोवरों के किनारे व्रती महिलाओं का जत्था डट आया। समूह में बैठकर पूजन अनुष्ठान किया। माला, फूल, फल, मिष्ठान अर्पित करते हुए विधि विधान से ज्योतिया माई यानी जीवित पुत्रिका माता का पूजन किया। राजा जीमुतवाहन की कथा का श्रवण करते हुए अपने अपने पुत्रों के दीर्घायुष्य के लिए भगवान से प्रार्थना की। पूजन अर्चन का क्रम देर शाम तक चलता रहेगा। व्रती महिलाएं अब गुरुवार को प्रसाद खाकर व्रत का पारण करेंगी। आज ज्योत बंधन भगवान का पूजा है। इस सीधे नारायण के पुत्र हैं। जो नारायण हैं उनके ही पुत्र हैं ज्योत बंधन भगवान। पुत्र के लिए मनाया जाता है कि पुत्र मेरा बलशाली हो, शक्तिशाली हो, आयु उसकी बढ़े, इसीलिए पूजा को मनाया जाता है। इसमें फल फूल, नारियल, रेवड़ा, केला, जितनी वस्तु हैं सभी चढ़ाए जाते हैं। भगवान का कोई चढ़ाने और खिलाने का कोई सावधान नहीं किया है। को क्या खाते हैं क्या नहीं खिलाते हैं, केवल अपना भाव अच्छा होना चाहिए। यदि भाव अच्छा तो सब कुछ वो खा लेते हैं। लेकिन ये नारायण के पुत्र हैं और एक बुढ़िया के जड़ से हैं। बुढ़िया के पास कोई औलाद नहीं थी और राजा ने उसके ऊपर इतना बड़ा हरकत डाल दिया। वो बुढ़िया एक छोटी सी बातें के लेकर के भगवान को पा गई। और जब ज्योत बंधन भगवान पैदा हुए तो उनके सब लोग यही कहते थे कि इसका पिता नहीं है। बुढ़िया बोली तुम्हारा पिता नारायण है, तुम नारायण से मिलो। जब ज्योत बंधन भगवान नारायण से मिलने गए तो नारायण इधर उधर भाग रहे थे। ज्योत बंधन भगवान ने बोला कि मैं तुम्हारा औलाद हूँ, हमारे अंदर इतना शक्ति पावर है कि तुमको मैं पकड़ लूँगा। जब पकड़ लिए तो पूछने लगे कि हमको सब लोग क्यों अधिका कहते हैं। भगवान ने बोला कि जाओ अब मृत लोक में, अब आज के तारीख से तुमको कोई नहीं अधिका कहेगा। पूरी नारियां जितनी नारियां हैं सब ज्योत बंधन भगवान का पूजा करेंगी। ज्योतिया के दिन ज्योत पुत्र का भगवान का पूजा करेंगी। हमारे नाम से तुम प्रसिद्ध रहोगे। आजमगढ़ जिले के कंधरापुर थाना क्षेत्र के देवखरी गांव में एक व्यक्ति ने बुधवार की भोर में साड़ी के सहारे नीम के पेड़ से लटककर जान दे दी। भोर में लोगों को जानकारी हुई तो इसकी सूचना 112 के साथ कंधरापुर पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतारा और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि एसओजी द्वारा जमीन को लेकर उक्त व्यक्ति के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। देवखरी गांव में बुधवार की भोर में गांव निवासी दिल बहादुर सिंह उम्र 45 वर्ष नीम के पेड़ से साड़ी के सहारे लटककर अपनी जान दे दी। ग्रामीणों ने इसकी सूचना 112 नंबर और थाने पर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक के पुत्र उत्कर्ष व भांजे ने आरोप लगाया कि एक जमीन को लेकर पुलिस या एसओजी टीम द्वारा उन पर दबाव बनाया जा रहा था। रात में यह टीम उसके घर पहुंची भी थी। मौके पर पहुंच सीओ सिटी ने लोगों से तहरीर देने की बात कही।
भांजे रविकांत सिंह ने बताया कि उसके मामा की एक जमीन कन्हैनपुर गांव के एक व्यक्ति ने अपने नाम करा लिया था। इस मामले में उसे धोखाधड़ी के मुकदमे में 1 वर्ष जेल भी काटनी पड़ी। इसके बाद उक्त व्यक्ति ने जेल से बाहर आकर इनको तमंचे के साथ पकड़वाकर जेल भेज दिया। हाल ही में छूट कर आए थे। इसके बाद से उन्हें धमकियां मिल रही थी। बुधवार को एसओजी टीम के लोग आए थे। वह कई बार आए, जिससे वह काफी दबाव में थे और उन्होंने इसी दबाव में आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही सीओ सिटी गौरव शर्मा भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों और परिवार वालों को इसकी शिकायत करने की बात कही। बड़े मामा लगते थे सर, जैसे कुछ दिनों से जमीन का मैटर था और कोई यहाँ के हैं कम्हैनपुर के राजेश नाम का है, तो उनको मतलब जैसे मेंटली डिस्टर्बिंग किया जा रहा था और पता नहीं क्या जमीन का मैटर था, तो वो अपने नामों में पता नहीं क्या करवा लिया है। तो इसी चक्कर में उनको 420 में करीब मैक्सिमम 1 साल जेल भी खटा चुका उनको। और पता नहीं कट्टा वट्टा कैसे क्या मतलब कैसे कट्टा वट्टा चलाने में उनको फंसा के अंदर करवा दिया था। फिर लास्ट में हुआ क्या कि अभी तो छूट के आए थे, तो इनको जैसे धमकियां मिलने लगी और कल कुछ एसओजी वाले आए जिनका रिकॉर्डिंग मेरे पास है। हम लोगों ने प्रशासन को दिया कि ये रिकॉर्डिंग है उनकी, और वो लोग आए सिविल ड्रेस में, 3-4 लोग थे, अपना पिस्टल टांगे हुए, कैमरा की रिकॉर्ड हो गया उन लोगों का। वो लोग आए यहाँ पे और ना कि कोई गार्जियन से बात कर रहे, ना कि कुछ कर रहे हैं, सिर्फ आ रहे हैं और जा रहे हैं। मैक्सिमम उनका 3 चक्कर कल हो गया। और ये जैसे क्या हो गया, मेंटली डिस्टर्ब हो गए, ये डर गए कि ये सूजी वाले हैं, हमको उठा देंगे तो हमारे साथ एनकाउंटर कर देंगे, तो हमको कहीं जाके कहीं बंद कर देंगे। तो उनको ये लगा कि ये हमको मेंटली टॉर्चर करेंगे, इससे बढ़िया आत्महत्या करना हम उनको सही लगा। वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गए। और जब उनसे एक आध लोग उनसे पूछे सर आपको किससे मिलना है, बस हमारा कुछ पर्सनल, सर ऐसा तो हमने एसओजी को नहीं देखा किसी का पर्सनल मैटर एसओजी का होता है। सर एसओजी कोई पर्सनल मैटर तो होता नहीं है। मान लीजिए आए यहाँ पे आप, तो घर में जाते उनके परिवार से पूछते कहाँ हैं, किस केस में आप आए। जब ये बात कल रात में जब यहाँ पे एसओ साहब आए, उनको जब बताया गया तो उनको कोई जानकारी नहीं है। सर ऐसा तो कोई क्राइम तो किए नहीं है कि एसओजी वाले उनके पीछे टहल रहे हैं। अगर टहल भी रहे हैं तो किस बेस पे टहल रहे हैं, ये तो पता होना चाहिए परिवार को कि वो कौन सा क्राइम करके बैठे हैं। ये तो जानकारी नहीं उनको है। अब बस ये है कि बस उनको वो क्या नाम है डॉन बना के और उनको मेंटली टॉर्चर किया गया कि ये डिप्रेशन वो चाहा कि ये सुसाइड करें और ये चले जाएं, और उनको डर लगा कर दिए। मैक्सिमम 3:30 बजे का कांड हो गया। जो फांसी लगाए वो आपके क्या लगते हैं? मेरे पापा लगते हैं। नाम क्या है? दिल बहादुर सिंह। ये गांव कौन सा है? देवखरी आजमगढ़। क्या हुआ था बाबू? क्या नाम था उनका? SGO वाले आए थे मेरे घर पे और बोल रहे थे कि कोई मामला है, इसको गोपनीय मामला है, आपके पापा कहाँ हैं। मेरे पापा घर पे नहीं थे उस वक्त। और फिर वो लोग चले गए। मैंने पूछा रीज़न कि क्या रीज़न था, आप क्यों आए थे, तो वो लोग बोले कि हम लोग का पर्सनल मैटर है। और उसके बाद वो लोग चले गए। उसके बाद से मेरे पापा टेंशन में आ गए उस चीज़ को लेके। धमकियाँ मतलब कुछ लोग बता रहे थे मारेंगे पीटेंगे, इसके वजह से वो स्ट्रेस में आके फांसी लगा लिए। ये कब लगाए? रात के 3:30 बजे। उस समय कोई मतलब जगह था कि? मेरी मम्मी जगी थी, लेकिन फिर बीच में सो गई। उसके बाद वो बाहर आके फांसी लगा ली है। और जब उनकी थोड़ी सी आवाज़ सुनाई थी तो मम्मी जगी थी, फिर बाहर आई, देखी तो मर गए थे। तो मेरे बड़े पापा को बुलाई, फिर मुझे बुलाई। मैं उठ नहीं रहा था तो फिर मेरे रूम में आके मुझे बुलाई। तो और सभी लोग गांव के आदमी जुटे, फिर पुलिस बुलाई गई थी। बारिश व उमस के इस मौसम में सांपों का निकलना आम बात है, लेकिन इन समय जहरीले सांपों से थोड़ी सी असावधानी जानलेवा साबित हो सकती है। मंगलवार को सुबह आजमगढ़ शहर कोतवाली के मडिया में किराए के मकान में रहने वाले पत्रकार की जान उस समय बाल बच गई जब एक जहरीला स्पेक्ट्रल कोबरा, जिसको फेटार भी कहा जाता है, वह सो रहे पत्रकार के शरीर पर रेंगते हुए खिड़की पर चढ़ने लगा। जब सीने पर सांप के पिछले हिस्से के रेंगने का एहसास होने पर पत्रकार शीतला प्रसाद की आंख खुली, तब एक बड़े करीब 5 फीट लंबे सांप को साक्षात शरीर पर देखकर उनके होश उड़ गए। हालांकि संयम बरतते हुए अपनी चौकी से पत्रकार ने किसी प्रकार सांप की जद से बाहर आकर शोर मचाया।
सांप तब तक खिड़की पर चढ़ गया। वह दूसरी तरफ हरियाली की तरफ जाने का प्रयास कर रहा था। खिड़की पर महीन जाली लगे होने के चलते सांप बाहर दूसरी तरफ जाने की स्थिति में नहीं था। बेहद ही जहरीले सांप से बाल बाल बचने को लोग मां के जीवित पुत्री का व्रत रखने का प्रताप बता रहे थे। वहीं सांप को पकड़ने वाले के आने तक कोबरा को वहीं खिड़की पर रोक कर रखना भी चुनौती थी। पत्रकार ने डायल 112 के साथ ही किसी प्रकार से शाहगढ़ मोहब्बतपुर के रहने वाले स्नैक कैचर राहुल प्रजापति और शहर के अराजीबाग के निवासी शिवम दुबे से संपर्क किया। हालांकि दोनों के करीब 2.5 घंटे बाद पहुंचने तक सांप को खिड़की पर ही रोक कर रखा गया। इसके बाद प्रशिक्षित तरीके से स्नैक कैचर ने सांप को पकड़ लिया और उसे एक बोरे में बंद किया, जिसको बाद में निर्जन स्थान पर नदी किनारे छोड़ा गया। बताया जा रहा है पत्रकार जिस कमरे में रह रहे थे इसके बगल में ही मकान मालिक का स्टोर रूम है। आशंका है कि स्टोर रूम में किसी प्रकार से सांप घुसा होगा। इसके बाद कमरे और स्टोर रूम के बीच खिड़की के जरिए कमरे में आ गया होगा। पत्रकार की जान तो बाल बाल बच गई, लेकिन यह एक संदेश व चेतावनी भी अन्य लोगों को दे गया। बता दें कि आजमगढ़ जनपद में बीते 2 माह में कई लोगों की मौत सांप के काटने से हो चुकी है। स्नैक कैचर ने अपना नंबर बताया है, आप उसे अपनी मोबाइल में फीड कर सकते हैं। बंदर हुआ, कुत्ता हुआ, बिल्ली हुई, भेड़िया हुआ और सांप, सब कुछ। सांप भी पकड़ते हैं, बताइए। सांप हो गया मजे का टाइम हमको। कितने दिन से आप इन सब जानवरों को पकड़ रहे हैं? ये प्रभु का आशीर्वाद है। कितने दिनों से पकड़ रहे हैं? 8-10 साल हो गया। 10 साल से आप विभिन्न जानवरों को पकड़ते हैं। आज क्या हुआ? आज क्या हुआ है? आज वही किंग कोबरा पकड़ाया। किंग कोबरा कहाँ पे पकड़े हैं? बस यहीं पर जद्दी के मैदान मुड़िया में पकड़े हैं। विजय यादव घर। अच्छा, तो कौन सा सांप था ये जो आपने पकड़ा है? ये किंग कोबरा है। अच्छा, जब आप सांप पकड़ते हैं तो डर नहीं लगता? डर परमात्मा से लगता है, इंसान से नहीं और जानवरों से नहीं। कितना खतरनाक था सांप? खतरनाक कुछ नहीं होता है, हम सोचेंगे खतरनाक। अच्छा, आम आदमी के लिए कितना खतरनाक हो सकता है जिनको जानकारी नहीं होती? देखिए, वो कॉल करें, हम लोग सेवा के लिए तभी इसीलिए उतरे। आम आदमी के लिए खतरनाक था ना? हाँ। कितना खतरनाक? देखिए, सावधानी पूर्वक हर इंसान को कोशिश करना चाहिए। आपसे संपर्क करने के लिए क्या कर सकते हैं? कैसे संपर्क? संपर्क वही फोन नंबर बताइए। फोन नंबर 830 330 6525। फिर से 2 अंक बताइए ना, धीरे धीरे बोलिए। 830 330 830 330 और 6525। मुझे हो गया 2-3 साल। 3 साल। तो आपको ट्रेनिंग कहाँ से मिली? कैसे आपको ये मन में ख्याल आया कि हम सांप पकड़ें? सब सीखे हैं। कहाँ से सीखे? अपने भाई से, वो बंगाल से सीख के आया था, राजू सफेरा। हाँ। तो उसी से सीखे? जी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? सागढ़ में मेरा भाई की दुकान था। दुकान पे रहते रहते उसके संग जाते जाते उसी से सीख लिया मैं। सीख लिया जी। तो अच्छा, जब आप सांप पकड़ते हैं तो कितना डर लगता है, क्या लगता है? डर नहीं लगता है मुझे सर। अच्छा, आज आप कहाँ पकड़ने आए? भाई पहले सांप पकड़ते एक सिदारी, क्या नाम है, मड़िया आए थे। मड़िया आए थे? जी। किसके यहाँ? विजय यादव घर। अच्छा जी, वही सेम। जी। कितना खतरनाक है? अरे वो काट लेगा 5 आदमी, 5 मिनट में आदमी मर जाएगा तुरंत। 5 मिनट में मर? जी, गिजार जाते नहीं बच पाएगा। जब जाते जाते अस्पताल, उसका कोई इलाज नहीं है। 5 मिनट में। हाँ जी। अच्छा, 5 मिनट में मर जी, गिजार जाते। कितना ये खतरनाक साबित हो सकता है? अरे बहुत खतरनाक है। पकड़ते समय कुछ हो गया? नहीं सर, आपको काट लिया तो? नहीं, वो काटेगा नहीं। मेरे पास त्रिशूल है, मैं त्रिशूल लेके आया नहीं हूँ। जी। अच्छा, त्रिशूल आपका नहीं काम किया तो? नहीं सर, वो काम करता है, उसने इतना बड़ा डमरू लगा है। जी। तो अगर मान लीजिए किसी को आपसे संपर्क करना पड़े तो कैसे संपर्क करेगा? नंबर है सर, बताइए, धीरे धीरे बताइए। दो क्या है नंबर? 89 89 जी 89 हाँ 22 हाँ 97 हाँ 11 हाँ 68। अभी जी। एक अंक बताइए। 8। आजमगढ़ जनपद के डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन व सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के तत्वावधान में बुधवार को काला दिवस मनाते हुए कलेक्ट्रेट क्षेत्र में प्रदर्शन किया गया। वहीं अपनी विभिन्न मांगों से संबंधित ज्ञापन जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा गया।
इस दौरान अधिवक्ताओं ने अपने अधिकारों व मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की और अपनी उपेक्षा का आरोप लगाया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव और सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के मंत्री आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि बीते 22 सितंबर को प्रयागराज में सभी जनपद के बार एसोसिएशन की बैठक हुई थी, जिसमें यह प्रस्ताव पास किया गया था कि सरकार के द्वारा अधिवक्ताओं की लगातार उपेक्षा को देखते हुए 25 सितंबर को काला दिवस मनाते हुए प्रदर्शन किया जाएगा और ज्ञापन सभी जिला मुख्यालय से सीएम को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता न्यायिक प्रक्रिया का सजगता से निष्ठावान होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है। न्यायिक अधिकारियों को लाखों रुपए महीना प्रदान किया जाता है, तमाम सुख सुविधा व सुरक्षा दी जाती है, लेकिन अधिवक्ता बिना किसी अनुदान व मानदेय के गर्मी, धूप, सर्दी, बरसात, टिन शेड के नीचे दीवार के सहारे कर्तव्य का निर्वहन करता है। लेकिन अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर सरकार कोई सुधि नहीं ले रही है। अधिवक्ताओं की हत्या हो जा रही है। कोलकाता में डॉक्टर की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट इसको संज्ञान में लिया था, लेकिन अधिवक्ताओं के साथ ऐसा नहीं किया जा रहा है, जबकि उनकी कोर्ट के द्वारा आए दिन अवमानना की जा रही है। वहीं न्यायिक प्रक्रिया में देरी को लेकर अधिवक्ताओं को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जबकि हकीकत कुछ और है। कहा कि सुरक्षा को लेकर अधिवक्ताओं के हित में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू कराया जाए। बैठने के लिए स्थायी चैम्बर व वाहन खड़ा करने के लिए सुदृढ़ पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बीमा मुआवजा की व्यवस्था हो। इसके अलावा अन्य भी मांग है। 22 तारीख को 22/9/24 को प्रयागराज में वहाँ के जनपद भाषक संघ द्वारा पूरे प्रदेश भर के संघों की बैठक आहूत की गई थी, जिसमें अधिवक्ताओं की मूलभूत समस्याओं और जो परेशानियां आ रही हैं उसके बारे में चर्चा की गई। उसी में एक प्रस्ताव ये भी आया था कि 25 तारीख को सभी जिलों के अधिवक्ता संघ काला दिवस मनाएंगे और अपने अपने जिले मुख्यालय पे प्रदर्शन करके ज्ञापन देंगे। उसमें हमारी मुख्य मांग यह है कि एक तो माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिवक्ताओं के ऊपर अवमानना ये सब के आर्डर कर दिए गए हैं, उससे हम अधिवक्तागण बेहद क्षुब्ध हैं। हमारी मांग उस दिन भी हुई थी प्रयागराज में, और वहाँ हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष श्री अनिल तिवारी जी भी आए थे। उन्होंने एश्योर किया था कि वो जो 7/8/24 का आर्डर है उसके रिकॉल करने की हम लिख के एप्लीकेशन देंगे। पहला ये है, हम अवमानना की श्रेणी में नहीं आते हैं। वहाँ यहाँ तो खुद ही कोई सिस्टम नहीं है। अब आप यहाँ हमारे यहाँ रेवन्यू में देख लीजिए, तहसील दिवस चलता है, थाना दिवस चलता है। आज हम पत्रक देने आए हैं, कोई अधिकारी है तो हम न्यायिक कार्य कहाँ से करें, किसके सामने न्यायिक कार्य करें? और ऊपर से वो कहते हैं आप न्यायिक कार्य नहीं करते हैं, हमको टारगेट नहीं मिलता है। सारी डेवलप तो हमारा यह है कि एक अलग राजस्व संवर्ग बनाया जाए। और सबसे बड़ी मुख्य मांग यह है कि अभी एक कलकत्ता में डॉक्टर की हत्या हुई बलात्कार करके, पूरा देश उद्वेलित हो गया। ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत कॉग्निजेंस लिया, चीफ मिनिस्टर तक को डॉक्टरों से चिरौरी करना पड़ा, लेकिन हमारी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार वकीलों की नहीं कर रही है। तो पहले एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, दूसरा यह है कि न्यायिक जवाबदेही अधिकारियों की तय हो। न्यायाधीशों की जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल भी पार्लियामेंट में जब आता है तो ये लोग लटका देते हैं, क्योंकि एक सशक्त जुडिशियल सिस्टम है जो अपने कित एंड किन को जज बनाता है। अगर वो न्यायिक जवाबदेही आएगी, जब भी सरकार इस पर चलती है तो हमारी सरकार से पुरजोर मांग है कि पहले वो हमारा एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लागू करे, दूसरा जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी लागू करे। हम राजस्व के लोग हैं, हमारी समस्या किसान गांव देहात से है और हम कंटेम्प्ट के श्रेणी में नहीं आते हैं। और राजस्व संवर्ग बनावे, उसमें 25% अधिवक्ताओं को आरक्षण दे जो कानून जाने। और इन्हीं के साथ हम लोगों ने तक आपका न्यायिक कार्य से विरत है? नहीं, बस खाली आज का पूरे प्रदेश में है। पूरे प्रदेश का आज है। सरकार मांगे नहीं मानती है तो अगला कदम क्या होगा? तो जो हमारा शीर्ष नेतृत्व करेगा, हमारी मास संस्था बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश है, पितृ संख्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। हमारा जो ज्ञापन वो है वो दोनों जगह भी भेजा जा चुका है। ये तो आज शासन के लिए दिया जा रहा है। आज आपके द्वारा काली पट्टी बांध के विरोध किया गया है? जी, न्यायिक कार्य से पूरी तरह विरत है आप? पूरी तरह, पूरे प्रदेश में
पूरे प्रदेश में अधिवक्ता संघों द्वारा एकजुटता दिखाते हुए काला दिवस मना के किया गया है। और अनुक्रम में है कि आज के तिथि में आजमगढ़ ही नहीं पूरे प्रदेश के जितने अधिवक्ता समाज हैं, चाहे वो तहसील स्तर पे हों चाहे मुख्यालय पे हों, बेहद हैरान और परेशान हैं। और उसकी वजह है सरकार द्वारा उनके लिए जो की जाने वाली मांगे हैं उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और ख़ास तौर से प्रदेश के समस्त अधिवक्ताओं के जीवन को लेकर के विगत 2-3 माह में पूरे प्रदेश के तमाम जनपदों में हमारे तमाम भाइयों की हत्याएं हुई हैं। और हमारे तमाम बार एसोसिएशन के माध्यम से सरकार से लगातार पुरजोर मांग की जा रही है कि अविलंब अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, लेकिन सरकार के कान पे जूं रेंगने का काम नहीं कर रहा है। आप सभी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि यह चिंगारी जनपद आजमगढ़ की इस धरती से निकली है और पूरे प्रदेश में आज के डेट में लगभग 100% लोग अपनी मांग को लेकर न्यायिक कार्य से विरत हैं। आने वाले समय में आप लोगों के सामने निवेदन करना चाहता हूं संबंधित सरकार से कि कृपया अविलंब सरकार हमारी मांगों को पूरा करे, अन्यथा अधिवक्ता समाज आप सबको भी बदलना बखूबी जानता है। सठियाम ब्लॉक के हाजीपुर बम्हौर स्थित श्री काशी चंद्रदेव यादव फार्मेसी कॉलेज में बुधवार को फार्मासिस्ट डे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कॉलेज में आयोजित रक्तदान शिविर कैंप का उद्घाटन पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव करेली ने फीता काट कर किया। शिविर में विद्यालय परिवार समेत बी फार्मा व डी फार्मा के छात्र छात्राओं ने उत्साह पूर्वक रक्तदान किया। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री चंद्रदेव राम यादव करेली ने कहा कि छात्र रक्तदान करके समाज को एक आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। छात्र बहादुर और साहसी है। दान किया गया रक्त किसी असहाय, गरीब, शोषित, वंचित व्यक्ति के जरूरत पड़ने पर काम आ सकता है। रक्तदान करने वाले विद्यालय परिवार के सभी छात्र छात्राओं को उन्होंने धन्यवाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि यह निश्चित रूप से सफल होंगे। उन्होंने बताया कि फार्मासिस्ट डे पर रक्तदान शिविर का आयोजन कर समाज को जागरूक किया गया। रक्तदान सबसे बड़ा दान है। किसी गरीब असहाय समाज के दबे कुचले लोगों की जान बचाने में रक्त काम आ सकता है। इस दौरान कॉलेज के प्रबंधक और पूर्व प्रमुख संदीप यादव ने भी रक्तदान कर कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दर्ज कराई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 30 यूनिट रक्त संग्रह करना था, जिसे सफलतापूर्वक पूरा किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से कॉलेज के प्रिंसिपल प्यारेलाल, जिला अस्पताल के ब्लड बैंक से लैब टेक्नीशियन शशांक दुबे, PRO डॉली पांडे और काउंसलर राजेंद्र यादव उपस्थित थे। वर्ल्ड फार्मेसी डे मनाया जा रहा है, तो किस तरह से बच्चों में उत्साह है और क्या करना चाहेंगे बच्चों के लिए? ऐसा है कि ये कॉलेज में प्रति साल मनाया जाता है। ये उत्सव के तौर पर लेते हैं बच्चे, और बच्चों के अंदर एक उत्साह इसलिए है, ये देख अपने तरफ से दे करके ये रक्त को दे करके जिनको नहीं मिलता परेशान हो जाते हैं। आकस्मिक कोई परेशानी आ जाती है जो ब्लड नहीं पाते हैं, ये गरीबों को, बेसहारों को, ये बच्चों के अंदर उत्साह है कि देश के लोगों को हम अपना सबसे बड़ा दान दे करके और लोगों की मदद करें। जी, हम ये ब्लड डोनेशन करने से हमारे अंदर की जो खून की चलता है खून, इससे हमारा खून और फर्टिलाइज हो जाता है और अच्छा हो जाता है, और हमें ब्लड डोनेशन करना चाहिए और इससे गरीबों की मदद भी होती है और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आज किस उपलक्ष्य में आप कर रहे हैं? जी, ये वर्ल्ड फार्मेसी डे के उपलक्ष्य में कर रहे हैं। आप डॉक्टर होते हुए और इस तरह रक्तदान कर रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? हम ये देना चाहते हैं कि ये सबको देना चाहिए और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है डोनेशन करना ब्लड, और सबसे बड़ा दान ही रक्तदान है। थाना पवई पुलिस ने वाहनों की चोरी करने वाले एक नए अंतरजनपदीय गैंग का खुलासा कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चोरी की 9 मोटरसाइकिल व 2 कटी हुई मोटरसाइकिल के पार्ट्स बरामद किए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि पवई थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह व SSI चंद्रशेखर सिंह टीम के साथ चेकिंग के दौरान राजेंद्र राजभर उर्फ राजू उर्फ पप्पू पुत्र रामसिंगार राजभर निवासी लोनरा प्रतापपुर थाना अखंडनगर जनपद सुल्तानपुर को चोरी के वाहन संग पकड़ा।
अभियुक्त ने मोटरसाइकिल लगभग 1 माह पूर्व शाहगंज तहसील से चोरी किया था तथा लोगों को धोखा देने के लिए फर्जी तरीके से नंबर प्लेट का कूट रचना करके दूसरा फर्जी नंबर प्लेट लगाकर बेचने के लिए जा रहा था। अभियुक्त ने बताया कि वह मोटरसाइकिल चोरी करके पवई शीतला माता मंदिर के पीछे अभियुक्त रामबेचन बिंद पुत्र ठाकुरदीन बिंद निवासी दनियालपुर थाना पवई की कबाड़ की दुकान पर 5,000 रुपए में बेचता है। यदि कोई सीधा सज्जन व्यक्ति मिल जाता है तो उसे भी नंबर प्लेट बदलकर बेच देता है। अभियुक्त ने बताया कि सुल्तानपुर अंबेडकर नगर जौनपुर जनपद से मोटरसाइकिल को चोरी करके रामबेचन बिंद पुत्र ठाकुरदीन बिंद निवासी दनियालपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ को बेचा है। अभियुक्त राजेंद्र राजभर की निशानदेही पर रामबेचन बिंद की दुकान के बेसमेंट से 9 मोटरसाइकिल व 2 कटी हुई मोटरसाइकिल के पार्ट्स बरामद कर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। करते हुए एक अंतर जनपदीय चोरी के गैंग को, जो 2 सदस्यीय गैंग है, उनका आज पर्दाफाश किया गया है। इनके पास से हम लोगों ने 9 मोटरसाइकिल बरामद की हैं और 2 मोटरसाइकिलों के पार्ट्स, चेसिस, शॉकर, रिम आदि बरामद किया है। इनमें से एक मोटरसाइकिल HF डीलक्स है, एक सुपर स्प्लेंडर है, एक हीरो सुपर स्प्लेंडर है, एक CD डीलक्स है, एक स्प्लेंडर प्लस है, एक सुपर स्प्लेंडर प्लस है। तो ये मोटरसाइकिल बरामद की हैं। कल दिनांक 24 सितंबर 2024 को थाना पवई पर यह गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिलें जो चोरी की होती है वो खरीदता है, जो कि पवई का ही रहने वाला है, जिसके यहाँ पे दबिश दी गई। दबिश के बाद इनके दुकान के बेसमेंट से हमको ये मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। कुछ मोटरसाइकिलें ये काट कर बेच चुका है और उनके पार्ट्स भी बरामद हुए हैं और मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। ये जो मोटरसाइकिलें मिली हैं उनमें से कई मोटरसाइकिलें अम्बेडकर नगर से चोरी हुई थी, कई मोटरसाइकिलें जौनपुर से चोरी हुई हैं और सुल्तानपुर से भी चोरी हुई हैं। जो अपराधी पकड़े गए हैं उनमें से एक अपराधी पवई का रहने वाला है और पवई के ही बॉर्डर पर लगता हुआ सुल्तानपुर के थाना क्षेत्र का दूसरा अपराधी रहने वाला है। इन दोनों को आज गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ विस्तृत कर ली गई है और इनके पास से बरामदगी कर ली गई है। इसके बाद इनको माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर जेल भेजा जा रहा है। इनका पुराना आपराधिक इतिहास नहीं है, क्योंकि ये आज तक पकड़ा नहीं गया। अभी जब ये इससे पकड़ी गई है तो पूछताछ की गई है तो लगभग 9 मोटरसाइकिल इनके पास से जो बरामद हुई है उनकी अलग अलग FIR पूर्व से ही पंजीकृत है। लगभग 3 महीने से पुरानी भी FIR जो पंजीकृत है उनको भी हमने विवेचना का पार्ट बनाया है और उनकी सबकी बरामदगी कर ली गई। मंडलायुक्त मनीष चौहान ने बुधवार को अपने कार्यालय सभागार में आयोजित विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों की मंडलीय समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए समस्त मंडलीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि विकास कार्यों के प्रति पूरी संवेदनशीलता बरतते हुए लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति लाना सुनिश्चित करें। मंडलायुक्त श्री चौहान ने विकास कार्यक्रमों की बिंदुवार समीक्षा करते हुए कहा कि खराब ट्रांसफार्मरों को काफी विलंब से बदले जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि खराब ट्रांसफार्मरों को समयांतर्गत अनिवार्य रूप से बदलना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कृषि विभाग द्वारा किसानों को उपलब्ध कराए जाने वाली सुविधाओं के संबंध में विस्तृत चर्चा करते हुए संयुक्त निदेशक कृषि को निर्देश दिया कि अनुमन्य सुविधाएं कृषकों तक पहुंचाने में सुगमता लाई जाए ताकि किसान अनावश्यक भागदौड़ से बच सकें। श्री चौहान ने DNRLM बैंक क्रेडिट लिंकेज में तीनों जनपद की फीडिंग को गलत पाते हुए मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस ओर ध्यान देकर सही फीडिंग कराएं, जिससे वास्तविक उपलब्धि परिलक्षित हो सके। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा में पाया कि इस योजना के तहत जनपद आजमगढ़ में स्वीकृत 7,115 आवासों के सापेक्ष 6,937 आवास पूर्ण हुए हैं, जो 97.50% है, तथा बलिया में स्वीकृत 2,237 के सापेक्ष 2,232 पूर्ण हैं, जो 99.78% है। इसी प्रकार मऊ में स्वीकृत 2,726 के सापेक्ष 2,692 आवास 98.75% पूर्ण हुए हैं। उन्होंने बैठक में उपस्थित DDO आजमगढ़ को निर्देश दिया कि इस ओर विशेष ध्यान देकर अवशेष आवासों को शीघ्र पूर्ण कराएं। मंडलायुक्त मनीष चौहान ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए तीनों जनपद के जिलाधिकारियों से कहा कि जनपदों में उपलब्ध एम्बुलेंस 102 व 108 के संचालन की नियमित रूप से चेकिंग कराएं। उन्होंने कहा कि कतिपय स्थानों पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र निर्गत होने के तथ्य को गंभीरता से लिया जाए तथा इस ओर सतर्क निगाह रखी जाए।
मंडल के जिलों में मोबाइल मेडिकल यूनिट के कार्यों के संबंध में अपर निदेशक स्वास्थ्य ने बताया कि आजमगढ़ में 5, बलिया में 4 एवं मऊ में 2 MMU कार्यरत हैं, जिनके द्वारा आजमगढ़ में 7,360, बलिया में 5,824 एवं मऊ में 2,531 OPD मरीज देखे गए तथा दवाइयां वितरित गयी। बैठक में जिलाधिकारी आजमगढ़ नवनीत सिंह चहल, जिलाधिकारी बलिया प्रवीण कुमार लक्षकार, जिलाधिकारी मऊ प्रवीण मिश्र, CDO बलिया ओजस्वी राज, CDO मऊ प्रशांत नागर, अपर आयुक्त न्यायिक शमशाद हुसैन, संयुक्त विकास आयुक्त धर्मेंद्र प्रताप सिंह, वन संरक्षक डॉक्टर BC ब्रह्मा, मुख्य अभियंता लोनिवी योगेंद्र सिंह, DDO आजमगढ़ संजय कुमार सिंह, मंडलीय अर्थ एवं संख्या अधिकारी डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव, उप निदेशक मत्स्य डॉक्टर RK गौड़, उप निदेशक समाज कल्याण सहित अन्य विभागों के मंडलीय अधिकारी उपस्थित थे। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील पर अधिवक्ता समिति द्वारा पुस्तकालय में बैठक कर तहसील पर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया, जिस पर विभिन्न मांगों के साथ अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए तहसील का भ्रमण कर तहसीलदार सगड़ी विवेकानंद दुबे को ज्ञापन सौंपा एवं विभिन्न मांगों के साथ मांग पत्रक दिया। मुख्यमंत्री के नाम संबोधित मांग पत्रक देते हुए अधिवक्ताओं ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अभिलंब लागू किए जाने की मांग किया। साथ ही सामूहिक बीमा 10 लाख दवा इलाज के लिए व मरणोपरांत 20 लाख का सामूहिक बीमा की मांग किया एवं अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को अभिलंब लागू किए जाने की मांग की। तहसील पर अधिवक्ता चैम्बर एवं पुस्तकालय के साथ साथ गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था करने की मांग की गई। अधिवक्ता पटल का जल्द निर्माण किए जाने की भी मांग की गई। अधिवक्ताओं के समस्याओं को सुलझाने के लिए कई मांग रखी गई। इसके पूर्व अधिवक्ताओं द्वारा पुस्तकालय भवन में पतिराम यादव की अध्यक्षता में बैठक की गई। ये जो है वकील लोगों के हित के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। हमारी लड़ाई जो है जनता के लिए होती है। हम लोग जनता के लिए न्याय दिलाने का काम करते हैं। इसी में से कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं जो हम लोगों के सदस्य का हत्या कर देते हैं। आए दिन आप देखते होंगे किसी न किसी अधिवक्ता की हत्या कर दी जाती है। तो इसके लिए जो है अधिवक्ता सुरक्षा बिल लाने के लिए सरकार से हम लोग प्रयासरत हैं। जो संवैधानिक व्यवस्था और सरकार ने एक व्यवस्था बनाई है, लेकिन इतना धीरे धीरे उसको अभी लागू नहीं की है, धीरे धीरे चल रही है। उसी की मांग कर रहे हैं कि हम लोग का अधिवक्ता सुरक्षा बिल जल्दी से पास किया जाए और हमारे अधिवक्ता के लिए कोई सरकार की योजनाएं नहीं हैं। हम लोग मांग कर रहे हैं कि गंभीर बीमारी में 10 लाख रुपए का जो है बीमा सुरक्षा दिया जाए और मरणोपरांत 20 लाख रुपया तत्काल उपलब्ध कराया जाए। ये हम लोगों का विशेष जो है मांग है। और क्या कुछ कहेंगे? आज इसी के संबंध में हम लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को ज्ञापन तहसीलदार महोदय के माध्यम से दिए हैं और आशा करते हैं कि हमारी मांग पूरी की जाएगी। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।